मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट वन। तो भाई हमने डच की कहानी कंप्लीट कर ली थी। हमने डच की कहानी कंप्लीट कर ली थी। हाँ भैया हो गई कहते थी। हो परफेक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। अब हमें किसका स्टार्ट करना था? हमें स्टार्ट करना था द राइवलरी बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। याद करो, क्या याद करना है सर? सिंपल सी चीज याद करो। जब मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि यार पोर्तुगीज और अंग्रेजों के बीच में देयर वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंस, और आपने ये भी देखा कि पोर्तुगीज पावर का कैसे डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि किस तरीके से इंग्लिश और डच का मेल जोल कुछ हद तक बैठा, कुछ हद तक नहीं बैठा। एट लास्ट में इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है 1667 कि जो भी स्पाइसेस वाले आइलैंड्स है लाइक इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वहां पे डच रहेंगे, बाकी इंडिया के ऊपर अंग्रेज रहेंगे। सिंपल है। ठीक है, मेन राइवलरी जो बसती है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में बसती। ठीक है, अंग्रेजों को मैं थोड़ा सा अभी पॉज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इनको हमें 1947 तक झेलना है, तो पहले फ्रेंच वाला मामला खत्म कर लेते हैं। ठीक है, राइवलरी में मैंने तुमको बताया था कि फ्रेंच वॉर के बारे में पढ़ना है जिसमें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। हाँ जी। बीच बीच में आपकी आवाज अटक रही है। बीच बीच में मेरी आवाज अटक रही है, क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ है? हाँ भैया हम फंबल वॉइस। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है? जी ठीक है, जी ओके। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। जहां भी मैं लिखूं इंग्लिश, तुम्हें सिंपल समझना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 तक हमारे ऊपर राज किया। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। अब इनकी राइवलरी और इनकी कहानी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मैंने तुमको बताया था कि इनकी जो राइवलरी है उसको हमने नाम दिया था एंग्लो फ्रेंच। क्या नाम दिया था? हमने इनकी राइवलरी को नाम दिया था एंग्लो फ्रेंच। कहानी है, कहानी की तरह सुनते रहना, एक एक शब्द, एक एक वर्ड लिखते रहना। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में तुम्हें मेनली 3 राइवलरीज के बारे में स्टडी करना है। पहली राइवलरी थी आपकी बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। दूसरी थी तुम्हारी बैटल ऑफ आम्बुर, और तीसरी थी तुम्हारी बैटल ऑफ वांडीवॉश। बैटल ऑफ वांडीवॉश। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस क्यों हुई थी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका एग्जैक्ट जवाब तुम्हें मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। अभी मैं तुमको सिर्फ एक इसका जवाब बता रहा हूं, दैट इज इस समय पर जिस टाइम हम ये फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश की राइवलरी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम हम फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश की राइवलरी को स्टडी कर रहे हैं, ये आप समय मान सकते हो कि हम है भैया दशक के कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर 1700 एडी। ऑल राइट, उस टाइम ऑस्ट्रिया लड़ रहा था लड़ाई। ऑस्ट्रिया इज अ कंट्री आप कह सकते हैं, और उस वॉर का नाम था ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। ये जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुई थी ना, ये एक्चुअली में ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन की ही भड़ास में की गई थी। क्या एक
अब तो तुम लड़ाई कर ही रहे हो, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश की चली रही है, यहां मिल गए हो, चलो यहां भी तुमको ठोक ही देते। तो सेंट थॉमस जो आपकी ये बैटल हुई थी, सेंट थॉमस या सॉन थॉमस जो भी कहना कह लो, ठीक है, बैटल ऑफ सॉन थॉमस, एक्चुअली नॉट सेंट थॉमस, सॉन थॉमस। ये लड़ाई थी द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। इसी लड़ाई को, ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन को आगे बढ़ाते हुए सन थॉमस की बैटल लड़ी गई थी। एक पॉइंट यहां पर याद रखना, जो तुम्हारी ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन थी, इसे खत्म किया गया था विद द ट्रीटी ऑफ एंड्स विथ एंड्स फ्रॉम ट्रीटी ऑफ एक्शल शैपल। क्या लिख रहा हूं यार मैं, ट्रीटी ऑफ एक्शियल शैपल। और ये ट्रीटी तुम्हारी साइन हुई थी 1748 एडी में। एडी मींस एनो डोमिनी। मैंने आपको बताया ना, जो भी कहानी हम स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर 1700 एडी, यानी 1700 के दशक की बात की बातें हैं। इस बाद की बातें हैं ये सब। टंग ट्विस्टर्स, पता नहीं क्या हो रहा है आज, कोई बात नहीं, चलो। सो सॉन थॉमस लड़ी गई, इट इज बेसिकली दी ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रही थी, उसी की भड़ास निकालते हुए सॉन थॉमस की बैटल लड़ी गई फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में, ठीक है। ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन आपका खत्म होता है फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ आइक्सला शैपल। समझ में आ गया? आइक्सला शैपल, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर भैया। इतना क्लियर है? याद रखना इस ट्रीटी के तहत 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इस ट्रीटी के तहत जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल फ्रेंच को दे दिया गया था। और जो तुम्हारा मद्रास है, हाँ भाई, इंडिया वाला मद्रास, उसका कंट्रोल अंग्रेजों ने ले लिया था। ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखना, ठीक है। तो अभी तक मैंने तुमको क्या बताया कि फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश की वॉर को हमने बोला एंग्लो फ्रेंच वॉर। 3 वॉर हुई, सन थॉमस, आम्बोर एंड वांडीबॉश। सन थॉमस बेसिकली कुछ नहीं था, ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी ऑलरेडी यूरोप के अंदर, उसी की भड़ास निकालते हुए भारत में बैटल ऑफ सॉन थॉमस की गई, ठीक है। सॉन थॉमस बैटल लड़ी गई। एंड याद रखेंगे यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड का मुझे टाइम देना प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि सेंट थॉमस बैटल आपकी इंडिया में लड़ी गई। याद रखेंगे, इसको आप बैटल ऑफ आद्यार भी कहते हैं। सेंट थॉमस को आप बैटल ऑफ आद्यार भी कहते हैं, या दयार भी कहते हैं। इट इज बेसिकली दी भड़ास ऑफ, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, ये भड़ास थी ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन की। यार वहां चल रहा है तो यहां भी आ जाओ, मारपीट करते हैं, मजा करते हैं। और लास्ट में ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन आपकी खत्म होती है ट्रीटी ऑफ आइक्सला शैपल से इन 1748 एडी, जिसके तहत नॉर्थ अमेरिका का पूरा कंट्रोल फ्रेंच को दे दिया गया था। और जो आपका मद्रास है, उसका कंट्रोल अंग्रेजों के पास आ गया था, ठीक है। थोड़ा सा बैटल ऑफ सेंट थॉमस डिटेल से बता देता हूं, या सॉन थॉमस, सेंट थॉमस जो भी है, मैं तुमको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। दिस इज योर इंडिया, ठीक है, दिस इज योर इंडिया। यहां पे तुमको देखने को मिलेगा मद्रास, ध्यान से समझना, और यहां तुमको देखने को मिलेगा पौंडीचेरी।
मद्रास पे कंट्रोल था अंग्रेजों का और पौंडीचेरी पर कंट्रोल था फ्रेंच गवर्नर का, या कह लो कि फ्रांस का, फ्रेंच वालों का। ठीक है, ये मद्रास, पौंडीचेरी, ये तमिलनाडु के ऊपर वाला जो इलाका था, ये पूरा जो कर्नाटका वाला इलाका था, इसको कहा जाता था आरकोट। क्या बोला जाता था? आरकोट। और इसके भैया नवाब थे अनवरुद्दीन। इसके भैया नवाब थे, नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। ठीक है, नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। अब ऑलरेडी यार एक जगह पर ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, तो फ्रेंच वालों को लगा कि यार ये तो हमसे वहां पर भी लड़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजों को लगा कि यार ये हमसे वहां पर भी भिड़े हुए हैं, और हम दोनों इतने पास पास में हैं, खाली खाली बैठे कुछ मजा नहीं आ रहा है, एक आग छोटी सी वॉर लड़ लेते हैं। तो भैया वॉर होती है, और बैटल ऑफ, इस वॉर को बोला जाता है बैटल ऑफ सॉन थॉमस या सेंट थॉमस। इसी का नाम है बैटल ऑफ आड्यार, या इसी को तुम कह सकते हो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इसी को तुम कह सकते हो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक बेसिकली मैं कर्नाटका के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तमिलनाडु एटसेट्रा केरला के ऊपर वाला जो पूरा इलाका था कर्नाटका वाला, उसको कहा जाता था आरकोट, और उसके नवाब थे उस टाइम अनवरुद्दीन। ठीक है, तो भैया अंग्रेजों की ना शुरू से एक पॉलिसी रही है, अंग्रेजों की शुरू से एक पॉलिसी रही है, ये कभी भी डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदते, ये कभी भी डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदते। ये पता है क्या करते हैं? ये काम करते हैं फंडिंग वाला। ये पता है क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं सर फंडिंग वाला, ये काम करते हैं सर बैक सपोर्ट वाला, ये काम करते हैं सर बैक सपोर्ट वाला। ठीक है, इन्होंने वही किया बैटल ऑफ सेंट थॉमस में। सुनना ध्यान से, नवाब था कर्नाटका का भाई, नवाब ऑफ कर्नाटका, नाम बताओ जल्दी से, अभी बताया है। नवाब ऑफ कर्नाटका, नाम था इसका अनवरुद्दीन। नाम क्या था? अनवरुद्दीन। नाम क्या था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को फंडिंग करी अंग्रेजों ने। अनवरुद्दीन को फंडिंग करी अंग्रेजों ने। ठीक है, और वर्सेस वर्सेस साथ में कौन है भाई? साथ में है फ्रांस की तरफ से, नाम है डुप्ले। ये भैया हमारे फ्रांस की तरफ से हैं, ये भैया हमारे फ्रांस की तरफ से हैं। नवाब साहब के पास सेना थी 4000 लोगों की, 4000 पीपल, 4000 पीपल। डुप्ले बेचारा बाहर से आया था, ऊपर से पौंडीचेरी जैसी छोटी जगह पर ये बैठा था, पौंडीचेरी जैसी छोटी जगह पर ये बैठा था। इसके पास स्मॉल कंटिंजेंट था 700 लोगों का, 700 पीपल, 700 पीपल, 700 पीपल। सो डुप्ले वॉज द controlling the Dupleix was controlling the French government of Pondicherry. Dupleix was controlling the French government of Pondicherry. और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 700 लोगों के साथ, 700 लोगों के साथ इसने नवाब अनवरुद्दीन की 4000 की सेना को हरा दिया, डिफीटेड। डिफीटेड। और इस डिफीट के बाद कि यार मैं 700 लोगों को लेकर, अनवरुद्दीन की जो यही पैदा हुआ है, जो सब कुछ यही कर रहा है, इस इलाके को हमसे बेहतर जानता है, उसके बावजूद मैंने इसके 4000 लोगों को हरा दिया, मैंने इसके
4,000 लोगों को हरा दिया। इस बात से डुप्ले का जो एंथुजियाज्म है, जो जोश है, वो भैया चरम सीमा पर गया। इसका जो एंथुजियाज्म है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इसका जो एंथुजियाज्म है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि ये वॉर बेसिकली जीतने के बाद ना फ्रेंच वालों का इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन इंक्रीज होने लगा। पॉलिटिकल डोमिनेशन इंक्रीज होने लगा। ये हुआ कि यार ये फ्रेंच वाले तो बड़े शक्तिशाली हैं। अनवरुद्दीन की 4,000 की सेना को हरा दी सिर्फ 700 बंदे लेकर, राइट। और 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 ध्यान से सुनेंगे, डुप्ले का यही एंथुसियाज्म कि यार हमारी धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ी रही है तो इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी एंथुसियाज्म ने जन्म दिया सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर को। डुप्ले के इसी एंथुसियाज्म ने जन्म दिया सेकेंड एंग्लो फ्रेंच या एंग्लो कार्नेटिक वॉर को। ठीक है, अब इस टाइम तक सिनेरियो क्या बन चुका था? इस टाइम तक सिनेरियो क्या बन चुका था, ध्यान से देखेंगे। हैदराबाद, डुप्ले के इतने एंथुसियाज्म के बाद सिनेरियो क्या बन चुका था? हैदराबाद और कर्नाटका, हैदराबाद और कर्नाटका। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हैदराबाद के भैया निजाम थे, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। कर्नाटका के भैया पहले तुम्हारे नवाब थे सदातुल्ला। सिर्फ कहानी सुनते रहना और जो लिखवा रहा हूं लिखते रहना। नवाब थे भैया सदातुल्ला। इसके बाद तुम्हारे नवाब बने दोस्त अली। प्रॉब्लम क्या है सर? फिर प्रॉब्लम यह है कि 1748 में 1748 में निजाम उल मुल्क टाइट। तो इनके बाद चाहे सी बात है कुर्सी की जंग छिड़ेगी। कुर्सी की जंग छिड़ती है दो लोगों के बीच में, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, कुर्सी की जंग छिड़ती है मुजफ्फर जंग के बीच और नासिर जंग के बीच। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। और यहां पर सदातुल्ला और दोस्त अली के बाद ये जंग छिड़ी कि यार कर्नाटका की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो यहां पर नाम आता है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब का। किसका भाई? अनवरुद्दीन और चंदा साहिब का, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब का। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अंग्रेज बहुत ही ज्यादा निराश थे अनवरुद्दीन से कि यार तुम इतने गधे हो, इतने गधे हो, 4,000 लोगों को लेकर तुम 700 की सेना से नहीं जीत पाए। हाँ, अंग्रेज बड़ा नाराज थे, एंग्री ओवर अनवरुद्दीन, एंग्री एंड फ्यूरियस। कितना तुमको फंडिंग करी, इतना तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुमने तो कटवा दिया हमारी नाक। ठीक है, और डुप्ले का जो एंथुसियाज्म बना फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से या बैटल ऑफ सेंट थॉमस से, जिसको आप बैटल ऑफ आर्यार कह रहे हैं, उस नियम की वजह से कि यार पॉलिटिकल और ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम, सिर्फ पौंडीचेरी में फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं, पूरे साउथ इंडिया में अपनी फ्रेंच गवर्नमेंट का वर्चस्व बना सकते हैं। इसी एंथुसियाज्म ने जन्म दिया सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर को। उस टाइम सिनेरियो क्या था? हैदराबाद में 1748 में मौत हो जाती है, मर जाते हैं निजाम उल मुल्क। और कर्नाटका में सदातुल्ला और दोस्त अली के बाद गद्दी को एक्वायर करने के लिए नाम आता है दो लोगों का, कि अनवरुद्दीन करेगा कि चंदा साहिब करेंगे।
निजाम उल मुल्क के मरने के बाद दो लोगों का नाम आता है, मुजफ्फर जंग या फिर नासिर जंग। अब यहां पर डुप्ले का एंथुसियाज्म बढ़ा हुआ था, तो डुप्ले ने मौके का फायदा उठाया। डुप्ले ने क्या बोला कि चलो यार थोड़ा सा गेम खेलते हैं। डुप्ले ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग का हैदराबाद के साइड में, और कर्नाटका के साइड में डुप्ले ने सपोर्ट किया चंदा साहिब का। ठीक है, डुप्ले ने सपोर्ट किया चंदा साहिब का, और उसके बाद बैटल चलती है डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन। डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन। और इस लड़ाई में डुप्ले भैया ने अनवरुद्दीन को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, और इसी को बोला गया बैटल ऑफ आम्बुर। बैटल ऑफ आम्बुर। और ये तुम्हारी होती है 1749 में। ये कब होती है? 1749 में। 1749 में। अब डुप्ले ने यहां से सपोर्ट किया था मुजफ्फर जंग को। किसको सपोर्ट किया था? मुजफ्फर जंग को। और यहां से सपोर्ट किया था चंदा साहेब को। यानी हैदराबाद से सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटका से किसको सपोर्ट किया? चंदा साहेब को। और इन तीनों ने मिलकर नासिर जंग को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ अनवरुद्दीन को भी उड़ा दिया। बैटल ऑफ अंबुर में 1749। आफ्टर दिस बैटल प्लीज नोट इट डाउन, डुप्ले was having, please note it down, after this battle Duplé was having his people on the throne of Hyderabad and Karnataka। अब तुम एक चीज देख रहे हो, डुप्ले ने खुद रूल नहीं किया। भाई। डुप्ले चाहता तो हैदराबाद और कर्नाटका में खुद जाके रूल कर सकता था, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार, मैं पौंडीचेरी में ही ठीक हूं, एक काम करो मुजफ्फर जंग, तुम संभाल लो हैदराबाद, और चंदा साहिब तुम संभाल लो भाई कर्नाटका। और इस प्रकार से डुप्ले ने एक तरीके से अपने ही लोगों को हैदराबाद और कर्नाटका में बैठा दिया। इस पॉलिसी को, डुप्ले की इस पॉलिसी को बोला गया पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। क्योंकि यहां पर यदि डुप्ले खुद कंट्रोल करने जाता ना, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दिमाग में कहीं ना कहीं खटकता कि यार हमारा वॉर में इतना इस्तेमाल किया, हमारे लोगों का इस्तेमाल किया, और हमें गद्दी नहीं दी। तो यहां से डुप्ले के दो और दुश्मन खड़े हो सकते थे, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। एंड डुप्ले को ये नहीं चाहिए था, बिकॉज ही वॉज इन द मूड ऑफ कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेशन। और इसी वजह से उसने गद्दी दी हैदराबाद में किसको? मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटका में दी चंदा साहिब। तो पहली बैटल ऑफ सेंट थॉमस क्यों होती है? ड्यू टू दी ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। एंड दूसरी बैटल क्यों हो रही है भाई? सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर या बैटल ऑफ अंबुर क्यों हो रही है? ड्यू टू दी एंथुसियाज्म ऑफ डुप्ले। समझे? अब भैया देखो, चंदा साहिब को मिल गया कर्नाटका और अपने मुजफ्फर जंग को मिल गया हैदराबाद। तो पता है लोगों ने क्या किया? प्लीज नोट इट डाउन। चंदा साहिब, इसने भैया पौंडीचेरी में 80 विलेजेस, हाउ मेनी? 80 विलेजेस। कहां पर? इन पौंडीचेरी। ये दे दिए डुप्ले को। डुप्ले भैया खुश। क्या बात है सर, और मुजफ्फर जंग तो एकदम मेहरबान सा हो गया था। पता है इसने क्या किया मुजफ्फर जंग ने?
सुनना ध्यान से, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग में ऐसे बना लो, मुजफ्फर जंग में टाउन ऑफ मौसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, दे दिया कंट्रोल में डुप्ले के। टाउन ऑफ मौसलीपट्टनम। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उस टाइम पर इसको उस टाइम पर इसको 20 लाख रुपए कैश दिए। टाउन ऑफ मौसलीपट्टनम दिया, 20 लाख रुपए कैश दिए। और 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 जब फ्रेंच गवर्नर ने देखा, जब फ्रेंच वालों ने ये देखा कि यार डुप्ले भैया तो बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, सो डुप्ले वॉज मेड, डुप्ले भैया इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हैदराबाद जीत लिया, कर्नाटका जीत लिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया, अंग्रेजों को धूल चटा दी। भाई अनवरुद्दीन का हारना एक तरीके से अंग्रेजों के लिए बहुत ही शर्मसार होने वाली बात थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको फंडिंग कर रखी थी। भाई समझा करिए आप। डुप्ले वॉज मेड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब समझ रहे हो? कई सारे छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस फ्रॉम एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू चेक दिस। कृष्णा से कन्याकुमारी है या कश्मीर से कन्याकुमारी? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, आई हैव टू चेक दिस। मैं आपको कुछ गलत नहीं लिखवाना चाहता। कई बार बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ भैया। कहानी कनेक्ट हो रही है? हाँ भैया। कहानी कनेक्ट हो रही है। एक कहानी नहीं कनेक्ट हो पाएगी, ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन, वो एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। अरे नॉट इंटरेस्टेड। एक सेकेंड यार, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिस्टम है। एक काम करो, इस पॉइंट को छोड़ो, सिर्फ इतना समझो कि डुप्ले वॉज मेड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। इसमें एक लिख लो, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, कृष्णा टू कन्याकुमारी। कृष्णा टू कन्याकुमारी। ये 3 पॉइंट्स आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब सुनो ध्यान से, तुमने 2 वॉर समझ ली एवरीवन? तुमने 2 वॉर समझ ली? भैया हाँ भैया। तुमने 2 वॉर समझ ली। बैटल ऑफ सेंट थॉमस क्यों होता है? ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर या बैटल ऑफ आम्बोर इन 1749 क्यों होता है? क्यों होता है? ड्यू टू दी एंथुजियाज्म ऑफ कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर साउथ इंडिया बाय डुप्ले या ऑफ डुप्ले। लेकिन इसी बीच आप अगर थोड़ा सा देखें, हम टहलते टहलते आ चुके हैं 1749 तक। दिस वॉज द टाइम पीरियड, दिस वॉज द टाइम पीरियड जब इंडिया ने राइज देखा था रॉबर्ट क्लाइव का। राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, आर क्लाइव लिख रहा हूं मैं। राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव।
और जब रॉबर्ट क्लाइव राइज कर रहा था तो उसको एक चीज समझ में आ गई कि मुझे फ्रेंच का दबदबा यहां से हटाना पड़ेगा, मुझे फ्रेंच का दबदबा इस पूरे इलाके से हटाना पड़ेगा, इस पूरे इलाके से मुझे फ्रेंच का दबदबा हटाना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट करी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। कि चलो यार थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। और पता है इसके एक्सपेंशन करने का तरीका क्या था? पता है इसके एक्सपेंशन करने का तरीका क्या था? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। या फिर पॉइंट नंबर 1, या फिर अगर कहीं पर पैसे से बात बन रही है या कहीं पर पावर से बात बन रही है, पावर का मतलब है कि यार तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम जीत गए तो तुमको फला फला जगह का राजा बना देंगे। कहीं पर पावर से या फिर कहीं पर राजगद्दी, थ्रोन देकर बात बन रही है तो बात बना लो, ज्यादा लफड़ा मत पालो। एट लास्ट कहीं पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वॉर करो, खत्म करो। वॉर में क्या करो? वॉर में क्या करो? एनिमी साइड से, एनिमी साइड से पैसा देके या थ्रोन का लालच देकर अपने टीम में कर लो, वॉर आराम से जीत जाओगे। और यही सब करके इसने कई बार ही डिफीटेड फ्रेंच मल्टीपल टाइम, इसने कई बार, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच वालों को डिफीट किया। छोटी छोटी वॉर्स में कहीं पर भी जाता थोड़ा सा एरिया चढ़ के कब्जा कर लेता, कहीं पर भी जाता थोड़ा सा एरिया चढ़ के कब्जा कर लेता। ठीक है। और जब ये सारा चीज होने लगा, जब ये सारी चीजें होने लगी, फ्रेंच वाले बार बार हारने लगे, तो लास्ट में फ्रेंच वालों ने कहा, फ्रेंच वालों ने कहा, किससे कहा? अंग्रेजों से, कि भैया हमें ये छोटी मोटी वॉर्स नहीं चाहिए, हम तो चुपचाप ट्रेड करने आए थे, ट्रेड ही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा अच्छा ट्रेड कर रहे हो, अनवरुद्दीन के साथ क्या किया? हाँ, हमारी बेइज्जती करो। तो सेटलमेंट पता है किस बात पे हुई? अंग्रेजों ने फिर भी कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, हम भी तुम्हारी एक गलती माफ करते हैं, लेकिन सेटलमेंट इस बात पे होगी कि तुम डुप्ले को वापस भेजो। क्योंकि अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई थी कि डुप्ले कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जिस दिन इसका दिमाग फिर गया ये वापस हमें कूट देगा। तो सेटलमेंट इस बात पर होती है कि डुप्ले को वापस भेजा जाए। सेटलमेंट किस बात पर होती है? कि डुप्ले को वापस भेजा जाए। और आप मानोगे नहीं, डुप्ले को वापस भेज दिया गया, डुप्ले को वापस भेज दिया गया। और इसके बाद फ्रेंच वालों को इतना बुरा धक्का लगता है कि तीसरी बैटल का जन्म होता है। एंड दैट बैटल वॉज, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जिस एरिया में पहले फ्रेंच वालों ने कब्जा किया था वहां पर अंग्रेजों का वर्चस्व बन रहा है, अंग्रेजों का वर्चस्व बन रहा है। तो फ्रेंच वालों को लगा कि यार अगर हम एक बैटल से ये वर्चस्व को खत्म कर सकते हैं, अगर हम एक बैटल से इस वर्चस्व को, अंग्रेजों के इस बनते हुए वर्चस्व को, इनकी सेटलमेंट्स को हम तबाह कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्यों ना चांस लिया जाए। तो भैया क्यों ना चांस लिया जाए। और 1960 में बैटल ऑफ वांडी वॉश होती है, बैटल ऑफ वांडी वॉश होती है। 1700 होगा सर। क्या? हाँ ईयर सॉरी, 1760। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली भूख लगी है। कोई बात नहीं, 1760। ओके गुड, मैंने आई थिंक बोला 1760 ही, राइट? नहीं, बोला भी 19 ही था। अच्छा, बोला भी 19 ही था। कोई नहीं, मुझे भी भूख चलो लगी कोई है। नहीं। बैटल ऑफ वांडी वॉश का जन्म होता है 1760 में। इंग्लिश की साइड से थे आयरे कूट वर्सेस फ्रेंच, फ्रेंच के साइड से थे भैया तुम्हारे काउंट डी लेवी।
काउंट दी ले ली, ऑलराइट, काउंट दी ले ली। और बैटल ऑफ वांडी वॉश के बाद, बैटल ऑफ वांडी वॉश के बाद जैसा फ्रेंच ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि पूरी कहानी ही पलट गई। पहले फ्रेंच का डोमिनेशन एटलीस्ट पौंडीचेरी वाले इलाके में कुछ कुछ था, लेकिन अब वो पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे तरीके से खत्म हो चुका। अंग्रेजों ने कहा कि हमने तुम्हें मौका दिया, सिर्फ इतना बोला कि डुप्ले को भेज दो, उस पर तुम इतना बोर आ गए, इतना तुम पागल हो गए, पॉलिटिकल डोमिनेशन करोगे, वॉर करोगे, लो तुम्हारा हम पूरा का पूरा पॉलिटिकल डोमिनेशन ही खत्म कर देते हैं। जो भी फ्रेंचेस की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डोमिनेशन थी, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और एट लास्ट 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस साइन होता है। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस साइन होता है, जिसके तहत थोड़ी भीख वगैरह मांगने पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि जो पौंडीचेरी है, उसमें तुम्हारा कंट्रोल था, कोई बात नहीं, तुम वहां पर वापस चले जाओ। और जैसा कि तुमने हमें पट्टी पढ़ाई थी कि तुम्हें आप पॉलिटिकल डोमिनेशन करने नहीं आ रहे हो, ट्रेड करने आए हो, तो पौंडीचेरी वापस तो जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही करने से मतलब रखना और कुछ भी मत करना। और ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के बाद अंग्रेज, they became the supreme power in the Indian subcontinent। जो थोड़ी बहुत आशंकाएं लग रही थी कि फ्रेंच टेक ओवर कर लेंगे, हरा देंगे, वो भी खत्म हो गई। एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्रेंच बिकेम दी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज बिकेम दी सुप्रीम पावर। तुम्हें पता है अंग्रेज जीते क्यों? इसके 3 महत्वपूर्ण रीजंस जानते हैं आप? पहला था फंड्स। जब अंग्रेज शुरू शुरू में आए थे ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस किया। आप देखेंगे पुर्तगाल वाले, डच वाले या फ्रेंच, इनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि ये जैसे जैसे आते गए, ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको पैसा मिला, कूद गए वॉर में। लेकिन अंग्रेजों ने प्रॉपर पहले ट्रेड करके फंड्स जमा किए, उस फंड से अपनी नेवी को स्ट्रांग किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था चाहे पुर्तगीज को हराना हो, चाहे फ्रेंच को हराना हो, ये जो इलाके में कब्जा करके बैठे हैं ना, यहां पर नेवी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, तो इनको गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं एक क्विक एग्जीक्यूशन, क्विक प्लानिंग, फास्ट एग्जीक्यूशन, ये भी एक रिजल्ट बना कि अंग्रेज सुप्रीम पावर बन पाए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सो दैट्स ऑल अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस फ्रॉम माय साइड। फाइनली आप देख सकते हैं कि कितना कुछ आपको सीखने को मिला। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यहां पर समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में जो हम कहानी स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे 1750 के बाद की, यानी आफ्टर 1750 एडी। आफ्टर 1750 एडी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। आज हमने लगभग क्या एग्जैक्टली 3 घंटे पढ़ाई की, ठीक है, एग्जैक्टली 3 घंटे पढ़ाई की है। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ फैक्ट्स भेजने की। जो भी चीजें मैंने आपको कहानी के फॉर्मेट में बताई है, वो चीजें मैं आपको प्रॉपर पॉइंटर्स में भेज दूंगा, जिससे रिवाइज करने में आसानी होगी। कहानी एक बार दिमाग में है तो पॉइंटर्स जब मैं आपको भेजूंगा वो आपको समझ में आ जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया है, 40 मिनट पढ़ाया है, तो 20 मिनट का एफर्ट आपको खुद से भी डालना पड़ेगा पॉइंटर्स को पढ़ने में और उसको नोट्स में उतारने के। समझ में आ गया? आपके पास 2 से 3 मिनट का समय है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
मेरी एक बात मानोगे कल, यस सर। जो बच्चे सीडीएस देने वाले हैं, वो कल एक काम करेंगे, सीडीएस 1 2025 का पेपर उठाएंगे और प्रॉपर टाइमर के साथ ओएमआर शीट के ऊपर उसको सॉल्व करेंगे। 1 नंबर आए चाहे 100 नंबर आए, ईमानदारी से अपना स्कोर ग्रुप के अंदर बताएंगे। ओएमआर पे सॉल्व करेंगे, मुझे बहाना नहीं चाहिए कि कॉपी पे कर लिया, स्क्रीन पे कर लिया, फलाना ढमकाना। सीडीएस 1 2025 और रिवीजन कर सकते हैं, जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एटलीस्ट ये प्रैक्टिस सेक्शन में डाल लो, जो भी कर पा रहे हो एटलीस्ट, मतलब कम से कम इतने टॉपिक की तो प्रैक्टिस कर लो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे एनडीए दे रहे हैं, एनडीए 1 2025 जीएटी का सेक्शन उठाओ, जो 200 नंबर सॉरी जो 400 नंबर मेरे पास है, देखो उसमें कितना क्या तुम्हारा चल रहा है, जितना भी नंबर है बताना उस हिसाब से। चलिए आप लोग बताइए, कोई डाउट? कुछ नहीं? हाँ जुनैद कुछ पूछ रहे थे तुम, पूछ लो। नहीं कुछ नहीं सर। कुछ भी नहीं? तो एंड करें इस सेशन को। बासवराज रिकॉर्डिंग संभाल लेना। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं। जय हिंद।